Shreya Vaidya from SmartWealth would like to welcome you all in our new Educare series, Retirement. हमें कई बार ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली रिटायरमेंट प्लानिंग कब करना है, कैसे करना है, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या रिटायरमेंट पास आने के बाद ही ये प्लानिंग कर सकते हैं या उसका कोई दूसरा भी मेथड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जानिए, आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। I would like to introduce them to you. We have Dipali Gokhale. She has been with SmartWealth for many years now. And she is a partner with SmartWealth. उन्होंने 3 से 4 हजार retirees के साथ she has been associated with. As you all know, that SmartWealth is exclusively in we take awareness sessions, we do educate people about the finance. So she has been working with 3,000 to 4,000 retirees. और उन्होंने बहुत क्लोजली ये रिटायरीज को देखा है, उनके प्रॉब्लम्स को समझा है और उन्होंने जाना है कि क्या माइंडसेट रहता है और हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, वेलकम दीपाली. शी विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट ऑफ रिटायरीज. ऑल्सो वी हैव वन मोर गेस्ट टुडे एंड हिज नेम इज मिस्टर शरद गोडबोले. गोडबोले जी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज आप हमसे जुड़े हैं. ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में लास्ट 37 इयर्स से ये काम कर रहे थे. 2015 में उन्होंने रिटायरमेंट ली एज अ डेप्यूटी मैनेजर. ही वाज वर्किंग देयर. और एक हमारे कई इन्वेस्टर्स में से ये एक ऐसे इन्वेस्टर है जो बहुत अच्छा रिटायरमेंट, बहुत हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं. तो आज हम इनसे उनकी सीक्रेट्स जानेंगे कि आपके हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ की सीक्रेट्स क्या है. तो आई विल नाउ स्टार्ट माय क्वेश्चंस. दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चंस चालू करने से पहले ये बताऊं कि हमारी ये पहली सीरीज है जहाँ पे हम बेसिक्स ऑफ रिटायरमेंट हम आज बात करेंगे. जो एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपके रहते हैं वो प्लीज आप चैट बॉक्स पे आप पूछो. अगर आप हमें फेसबुक लाइव पे देख रहे हो तो फेसबुक पे भी आप आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो. हमारे पास ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो आज मैं अपने क्वेश्चंस से चालू करती हूँ. आई वुड लाइक टू आस्क माय फर्स्ट क्वेश्चन टू मिस्टर गोडबोले as he has already living that life. तो मुझे गोडबोले जी आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि जैसे 2015 में आपने रिटायरमेंट ली थी, तो एक मेंटल सिचुएशन, एक इमोशनल सिचुएशन क्या होती है जब आपकी रिटायरमेंट पास आने लगती है, स्पेशली सैलरीड लोगों की. गुरबोल जी, शायद आप अनम्यूट नहीं है. आप अनम्यूट करना पड़ेगा आपको. हाँ जी. Listen. Yes. So our age is decided when we got a birth. हम जब भी जन्म हुए तभी अपना रिटायरमेंट डेट अपने को मालूम रहता है अगर गवर्नमेंट काम करते हैं. तो 2015 was रिटायरमेंट डे, आई मीन रिटायरमेंट ईयर. ये मुझे तो मालूम था जब भी मैं सर्विस में लगा. Exactly. So प्लानिंग मैंने उम्र के अपना सर्विस के 20 इयर्स के बाद में ही चालू किया. I have to get retired on one day. So the salary मुझे जो अभी जो वेतन मिल रहा है, ये वेतन के हिसाब से अगर रिटायरमेंट के बाद में भी अगर मुझे ठीक से रहना है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रुपी तो रुपए का अवमूल्यन हो जाएगा तो मुझे पास ज्यादा पैसा रहेगा तो भी उतना ही खर्चा होगा जितना मैं आज खर्चा कर रहा हूँ. तो तभी से मैंने प्लानिंग चालू किया. आई कैन से मैंने प्लानिंग चालू किया 1999 से एग्जैक्टली. सो तभी ये बैंकिंग, ये इन्वेस्टमेंट, ये शेयर मार्केट, ये म्यूचुअल फंड तभी कुछ नहीं था, तो मेरे नॉलेज में नहीं था. सो मैंने चालू किया पहला प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो ऐसा ही एक फील्ड था कि प्रॉपर्टी में अगर आप पैसा डालेंगे तो 101% आपको ज्यादा पैसा मिलने वाला है. तो तभी से मैं प्लानिंग चालू किया. ओके, एक्सीलेंट. दीपाली,
आपके अनुभव से पूछना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से बहुत कम लोग मिस्टर गोडबोले जैसे हैं जो इतने पहले से रिटायरमेंट प्लानिंग चालू करते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? क्या ऐसे लोग हैं जो इतने जल्दी प्लानिंग चालू करते हैं? अगर नहीं तो क्या वो राइट एज है जहाँ पे आपको प्लानिंग चालू करना चाहिए? First of all, good morning to everyone, और thank you for lovely introduction. मेरे को यही बताना है कि हम इतने लोगों को जो मिलते हैं उसमें से एकदम मतलब बहुत कम लोग रहते हैं जो प्रॉपरली प्लानिंग, मतलब उनका फाइनेंशियल सब बराबर है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से उन्होंने सोचा हुआ है। क्योंकि क्या होता है कि लोगों का जो कुछ भी, अभी फॉर एग्जांपल लोगों को अगर घूमने को जाना है तो दे थिंक फ्रॉम वेकेशन प्लानिंग, राइट, कि हमें यहाँ पे जाना है, लेकिन ये सब ना बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं। जो एक्चुअली लॉन्ग टर्म जो सोच होनी चाहिए वो एब्सेंट दिखती है, या तो उनको उसका रियलाइजेशन बहुत लेट होता है। अभी इतने सारे लोगों को मिलती हूँ तो मेरे लिए तो ईच एंड एवरी पर्सन इज अ लर्निंग, क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं जो फ्रेंड्स हैं, साथ में आते हैं और बोलते हैं कि मुझे जो आप मेरे फ्रेंड को दे रहे हो वही चीज मेरे को दो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक तो हर एक की बैकग्राउंड अलग होता है, अंडरस्टैंडिंग अलग होता है। और जैसे आपने पूछा कि व्हाट इज द राइट एज, अगर राइट एज हमें मालूम होनी चाहिए तो जो हम फर्स्ट सैलरी कमाते हैं वो दैट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट। ओके, बट जैसे मतलब बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात कही, बट कितने लोगों को ये डाइजेस्ट होता है दीपाली? बिकॉज मैं अगर फर्स्ट सैलरी, मतलब आप बोल रहे हो कि मैं 20s में हूँ, मेरे लेट 20s भी, अर्ली 20s में भी मैं हूँ, तो मैं जस्ट जॉब पे लगी हूँ और तभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे रिटायरमेंट के लिए अभी से बचाना है। आप ये क्यों बोल रहे हो और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं मेरे फर्स्ट सैलरी में भी मेरे रिटायरमेंट के लिए बचाऊं? क्योंकि क्या होता है, जब भी फर्स्ट सैलरी आती है लोगों को अचानक से पैसा वो मन से आना चालू होता है, तो क्या होता है बहुत बार पैसा इधर उधर ही खर्चा होता है, या तो ऐसे ही घर पे दे दिया है या कुछ ब्रांडेड चीजें खरीदी है। मतलब तभी कोई ना डायरेक्शन नहीं होता है कि मुझे ये पैसे का करना क्या है। अपनी जो बेसिक जरूरत है, जैसे अपना ट्रैवलिंग कॉस्ट है या कुछ खाने पीने के लिए है, मोबाइल है, तो ये बेसिक अगर चीजें हम बाजू में करते हैं तो उसके बाद में वो जो पैसा बचता है उनको डायरेक्शन नहीं रहता है। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पैसा एक्यूमुलेट करके कुछ अच्छा अमाउंट बन गया, चलो मुझे अच्छा हाई फाई मोबाइल लेना है या कुछ अनरिक्वायर्ड चीजें खरीदी जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये अवेयरनेस क्रिएट करना है, या हमारा वही उद्देश्य है, इसीलिए हम पैशन बोल सकते हो कि मेरा यही पैशन है, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो चीज मुझे महसूस हुई है जल्दी एज में, यही चीज अगर दूसरों को उनके अर्ली एज में मालूम पड़ेगी तो उनका जो भी फ्यूचर है वो अच्छे से वो गुजार सकते हैं। इसका मतलब दीपाली आप ऐसे बोल रहे हो कि मानो मुझे नियरली 5,000 रुपया इन्वेस्ट करना है और अगर मेरा एज 20 है, तो मैं अगर 20 से चालू करती हूँ तो क्या मेरे पास ज्यादा अमाउंट जमा होता है एज कम्पेयर टू मैं 30 से 40 से या 50 से चालू करती हूँ? डू यू थिंक दैट? आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस, क्योंकि जो 20s में जिसका फर्स्ट सैलरी अभी आ रहा है, इफ यू टेल देम अबाउट देयर रिटायरमेंट प्लानिंग तो उनको तो मजाक ही लगता है। दे डोंट थिंक सीरियसली ऑन दैट, क्योंकि अरे अभी तो मेरा जॉब चालू हुआ है, अभी तो सैलरी आई है, तो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट रिटायरमेंट। तो क्योंकि उनको उसका इम्पोर्टेंस पता नहीं है, बिकॉज क्या होता है कि जो आपको समय दे सकता है वो बाकी कुछ नहीं दे सकता है, अगर आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखना है।
तो जो समय कालावधि आपको दे सकता है ना, एज है जिसमें आप ये बता सकते हो अपने दर्शकों को कि वाकई ये इम्पोर्टेंट है कि आप जल्दी चालू करो? या करेक्ट। अभी फॉर एग्जांपल यू आस्क मी कि जो बंदा 20 के एज में चालू करता है, जो 50 के एज में चालू करता है, तो उसके फाइनेंशियल या रिटर्न्स में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो आई वुड लाइक टू टेल कि अभी जो 60 में जो लोग रिटायर्ड होने वाले हैं, अगर उनको ये चीज का रियलाइजेशन 50 के साल में आता है, तो दे हैव ओनली 10 years इन हैंड टू इन्वेस्ट, क्योंकि उनका जो मंथली इनफ्लो है उसमें से ही उनको कुछ अमाउंट अलग से निकालनी होती है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगी कि अगर कोई 5,000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट करता है, जो 50 साल का है, नेक्स्ट 10 years इन्वेस्ट करता है, तो उसका बेसिक जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 6 लाख होता है। अभी ये 10 साल में अप्रोक्सीमेट 15% से रिटर्न काउंट करेंगे, तो उसका उनको 13 लाख एंड ऑड अमाउंट उनको अप्रोक्सीमेट मिल सकती है। बोल रहे हो 50 साल की हूँ, मैं 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे 60th ईयर पे मतलब 10 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली 13 लाख रुपया मिल सकता है अगर मेरा 15% से हुआ। एब्सोल्युटली। साल की हूँ और मैंने 5,000 रुपया चालू किया तो आप अगर कितने साल के हो? 40 साल के। 40 साल के पहले आप अगर, हाँ, तो 40 साल के हैं तो यू हैव 20 years इन हैंड। तो आप अगर भले 5,000 ही कंटिन्यू कर रहे हो 20 साल के लिए, तो आपका अमाउंट इन्वेस्टेड होता है 12 लाख। लेकिन आपके पास समय ज्यादा होने की वजह से आपका जो रिटर्न है 15% के हिसाब से अप्रोक्सीमेट 66 lakhs एंड अबाव होता है। मतलब मैं 10 साल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट के बावजूद, मतलब मैंने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया तो 13 लाख का सीधा मेरा 66 lakhs मुझे मिला ऑन माय रिटायरमेंट। ओके, तो वाली जी अगर मैं 40 भी नहीं, अभी मैं बहुत ज्यादा जल्दी जाग गई से 30 साल में जाग गई और मैंने 5,000 इन्वेस्ट किया तो आपका मैं आपको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन के लिए आई एम कीपिंग द सेम अमाउंट 5,000 ही हर महीना, लेकिन यहाँ पे आपका नंबर ऑफ इयर्स और बढ़ गए, क्योंकि 30 इयर्स आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 5,000 मंथ के हिसाब से आप 30 साल इन्वेस्ट करते हो, तो 18 लाख आपका बेसिक अमाउंट इन्वेस्टेड होता है। बट कैन यू इमेजिन, मतलब ये कितना कंपाउंडिंग में जादू है। ये 15% के हिसाब से ही इसका रिटर्न्स अप्रोक्सीमेट 2 crore 82 lakhs तक जा सकता है। ओह माय गॉड। तो मैंने जैसे आपको बोला कि आपको जो टाइम दे सकता है ना, वो आप भले कितना ज्यादा अमाउंट डाल के भी निकालने की कोशिश करो, आपको नहीं मिलेगा। सो इट इज मतलब सभी के लिए जितना जल्दी जागोगे ना, उतना उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों मैं इसका क्रिस्प आपको कंक्लूजन बताती हूँ कि दीपाली जी ये बोल रहे हैं कि आपको मियर 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है। अगर आपका एज 50 है तो आपके 60th ईयर में आपको 13 लाख अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। अगर यही चीज आपने 40 के एज पे चालू की, जो शायद मिस्टर गोडबोले ने भी सेम फॉर्मूला अपनाया है, उनको 66 लाख अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। और यही चीज अगर आप 30 के एज में हो और रिटायरमेंट प्लानिंग का सोचते हो, तो सेम इंस्ट्रूमेंट में आपको वो 2.68 करोड़ और आप भर रहे हो 5,000 इन ऑल द 3 सिनारियोज। वंडरफुल वंडरफुल। सो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है यंग जनरेशन के लिए। मेरे ख्याल से सिर्फ चालू जल्दी करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर स्टेड इन्वेस्टेड, मतलब आप 30 साल के लिए रुके रहो वो इन्वेस्टमेंट में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू दीपाली फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल इनसाइट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर मिस्टर गोडबोले। गोडबोले जी, जैसे आपने बताया कि आपने बहुत पहले चालू किया है आपका इन्वेस्टमेंट, और जो आपने एक बहुत खूबसूरत चीज बोली कि हम जिस दिन मैंने मेरा सैलरी लिया या मैंने जॉब पे लगा, मुझे उसी दिन पता था कि मेरा रिटायरमेंट क्या होगा, तो मैंने प्लानिंग वो पहले से ही चालू किया। तो मुझे ये आपको पूछना है कि वो क्या ऐसे 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है
जो आपको लगता है कि लोगों को एक रिटायरमेंट आपका सब देखने के लिए आपको वो ऐसे कौन से 3 पॉइंट्स है जो लोगों को करने चाहिए पर वो करते नहीं है? एक तो पहला, जब इस सर्विस में लोग रहते हैं तभी उनका जो इनकम आते रहता है वो बोलते हैं यही सफिशिएंट है, और जब सर्विस खत्म होने को आती है तभी लगता है अरे मेरा तो वाटर टैप जो है ना बंद होने चालू हो गए, अभी वाटर में नहीं आएगा टैप में से पानी, राइट। टाकी में पानी तभी रहेगा तभी मैं अभी से उसमें डिपॉजिट करना चालू करेगा। दूसरा, मैंने पहले एक बात बोला तो कॉस्ट ऑफ मनी कम होते जाने वाला है। जो मैं आज 40 में खरीद करता था तो 15 बरस के बाद वो 100 में भी आने वाला नहीं है। तो अभी कितना भी आप डिपॉजिट करें मनी, कितना भी करेंगे तो शायद हो सकता है रिटायरमेंट एज के बाद में उम्र कम हो जाती है, बीमारियां बढ़ती है, फैमिली की जिम्मेवारी ज्यादा रहती है, और एक्सपेंडिचर जब भी आप अगर मैंने 200 रुपया अगर 2000 रुपया अगर डिपॉजिट किया तो 10 बरस के बाद उसका होके 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 के 50,000 होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन एक्सपेंडिचर उतना ही बढ़ने वाला है जितना अभी है। एग्जैक्टली। तो जितना डिपॉजिट अभी से चालू करेंगे, जितना सेविंग अभी से चालू करेंगे, उतना आपको ओल्ड एज के उम्र में काम आने वाला है। देखो, बीमारियां रहती है, बेटी बेटी की शादी रहती है, बच्चे रहते हैं, कुछ ना कुछ उसको एक्सपेंडिचर जो है, वो जो मार्केट प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, तो अगर अभी से प्लानिंग करेंगे, पैसा अगर बचेगा तो अपने को ही उसका फायदा होने वाला है। अननेसेसरी खर्चा जो है तो अगर अभी से अपन अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, नेसेसरी तो करना ही चाहिए क्योंकि आपने जिंदा रहना है और फैमिली लाइफ भी जीना है, स्टैंडर्ड भी संभालना है। तो ये दोनों को बैलेंस करके जितना पॉसिबल है उतना कैश में, उतना डिपॉजिट में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में अगर डालेंगे तो भविष्य में आपको उसका फायदा होने वाला है, इतना पक्का है। सुपर। सो एक मतलब हार्डली 2 मिनट में मिस्टर गोडबोले हैज टच्ड बेस्ड ऑन वेरियस फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। नंबर 1, उन्होंने ये बात की कि आपको पहले से ही पता है, तो आपका वो एक प्लानिंग का एटीट्यूड होना चाहिए कि पहले ही आप फोर्सी करो कि आगे जाके मुझे ये दिक्कतें आनी है, आपको प्लान करना है। नंबर 2, उन्होंने ये बोला कि आप इन्फ्लेशन का ध्यान रखो। आज आपको लग रहा है कि मेरा सैलरी इनफ है, पर बाद में वो आपका पैसा बढ़ने वाला है, पैसे का कीमत बढ़ने वाला है, तो वो इन्फ्लेशनरी कॉस्ट आप कैलकुलेट करके वो हिसाब से प्लानिंग करो, ना कि आज का हिसाब से प्लानिंग करो। नंबर 3, उन्होंने बोला कि आप आपके गोल्स डिसाइड करो। मतलब बेटी की शादी है, आपको बाहर किधर घूमने जाना है, तो आपको क्या क्या चीज के लिए पैसा लगेगा वो आप प्लानिंग करो। नंबर 4, उन्होंने बोला कि आगे जाके आपके हेल्थ के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, तो वो प्लानिंग आपका बहुत फुल प्रूफ होना चाहिए। और नंबर 5 और बहुत खूबसूरत चीज आपको आपने बोली है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो डाइवर्सिफाइड होता है, मतलब क्या है कि उन्होंने जैसे बोला थोड़ा गोल्ड में करो, थोड़ा प्रॉपर्टी में करो, थोड़ा कैश में रखो, थोड़ा वो डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स. So now we know the exact secret of your happy retirement, Mr. Godbole. So मैं दीपाली को ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि दीपाली, आप जैसे आपने अप्रोक्सीमेटली 3-4 हजार लोग जो रिटायरमेंट के करीब है, जिनका एज 59, 58, 60, ऐसे 3-4 हजार लोगों को आप मिले हो और उनका आपने फाइनेंशियल एजुकेशन आपने स्प्रेड किया है, उनका रिटायरमेंट एजुकेशन आप स्प्रेड करते हो, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि क्या वो टिपिकल प्रॉब्लम्स होते हैं एक रिटायरीज में? बहुत बार ना सब्जेक्ट की जानकारी नहीं होती है। क्या होता है कि एक तो बेसिक अपने घर के मंथली खर्चे कितने हैं ये भी लोगों को नहीं मालूम होता है। जब मैं इतने सारे लोगों को पूछती हूँ, तब उनको अगर मैं बेसिक प्रश्न पूछती हूँ तो वो भी उनको, तो पहला ये है, पुराने जमाने में ऐसा होता था कि इनकम और एक्सपेंडिचर सब लिखा जाता था। डे टू डे एक्सपेंसेस अपने कितने हैं, मंथली एक्सपेंस, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक बार हस्बैंड ने वाइफ को पैसा दे दिया मंथली बेसिस पे तो उनका काम खत्म हो गया, ऐसा पहले का मानना था।
तो एग्जैक्ट कितना खर्चा होता है ये नहीं मालूम था। लेकिन जब रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट के बाद में यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट इनफ्लो एवरी मंथ। तो इसके लिए हमें पहला ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि अपना एक्सपेंस कितना है। और जब हम लिखते हैं ना एक्सपेंस, अभी तो बहुत सारे ऐप भी आए हैं, यू कैन मेंटेन योर रिकॉर्ड, तो हमें पता चलता है कि इसमें से जेन्युइन एक्सपेंसेस कितने हैं और फालतू के या अननेसेसरी एक्सपेंसेस कितने हैं। तो अगर बहुत बार मैं ये सुनती हूँ लोगों से कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है या हमें समझ में तो आ रहा है लेकिन हाथ में पैसा ही नहीं बचता है। तो अगर हम ये सच्चाई को ध्यान में रखें कि अपना खर्चा जो है वो अगर हम थोड़ा कंट्रोल में रखें, या अगर XYZ अमाउंट हम डेडिकेटली निवेश करें कि जिसकी वजह से अपना फ्यूचर भी सिक्योर हो, तो डेफिनेटली हेल्प हो सकता है। तो फर्स्ट बेसिक चीज है कि तुम्हें लोगों को मंथली एक्सपेंसेस, बेसिक एक्सपेंसेस मालूम होना जरूरी है। सो 3 चीजें आपने दीपाली जी बोली। पहले आपको बेसिक एक्सपेंस मालूम होना चाहिए, तब भी मेरे ख्याल से दीपाली जैसे लोग आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि आज आपका इतना बेसिक एक्सपेंस है तो रिटायरमेंट के बाद वो कितना होगा। सेकेंड, दीपाली जी ने बोला कि आपको एक्सपेंस भी कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज जिन लोगों का पैसा बच नहीं रहा है डेफिनेटली आपको पैसा बचाना है। रादर दीपाली जी आगे जाके ये बोल रहे हैं कि आप इनकम माइनस एक्सपेंस जो बचा कुचा होता है उसको इन्वेस्ट मत करना, तो आप इनकम से डायरेक्टली पहले इन्वेस्टमेंट करना और जो बचता है उसको ही एक्सपेंडिचर करना। और तीसरा दीपाली जी ने ये बोला है कि राइट जगह पे आपका इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर नियरर टू रिटायरमेंट, और रादर आप जब रिटायरमेंट प्लानिंग का सोच भी रहे हो। कई सारे दर्शक यहाँ पे मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर आप FB लाइव पे देख रहे हो तो आप FB पे भी आपके क्वेश्चंस डाल सकते हो। सिमिलर टॉपिक से रिलेटेड हमने कई सारे छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं जो आपको हमारे YouTube चैनल, अगर आप सब्सक्राइब करते हो, वहां पे आपको दिखाई देंगे। दीपाली जी, और एक आपके लिए क्वेश्चन आया है। जैसे मिस्टर सेल्वराजन बता रहे हैं कि वो बिजनेस में है, तो मेरा कोई फिक्स इनकम मंथली नहीं होता है, तो कैसे मैं कुछ मंथली फिक्स इनकम का इन्वेस्टमेंट चालू करूं? बराबर है, बिजनेस में कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है, बट एट द सेम टाइम उनको फ्यूचर के लिए भी उनका मतलब सोचना रहता है। तो ऐसे केस में ना फर्स्ट अपना जो भी इनफ्लो आता है, जब भी आता है एज एंड व्हेन, क्योंकि अगर मंथली किसी का हो सकता है 1 लाख रुपए आता है, किसी को 2 लाख, मतलब कोई महीने में 2 लाख आता है और कोई महीने में 10,000 ही आता होगा। तो हो सकता है कि अनइक्वल है, लेकिन बेसिक कितना आता है, अगर बेसिक देखो इसमें कैसा है कि फ्यू थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। SIP जैसे जो इन्वेस्टमेंट्स है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये हमें रिटर्न्स के हिसाब से बहुत लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देते हैं। लेकिन जबकि ये मालूम नहीं होता है कि मैं इतना अमाउंट हर साल, मतलब हर महीना भर पाऊंगा कि नहीं। तो जो बेसिक आप भर सकते हो ना, उतने का चालू करो, और एज एंड व्हेन जो जो मंथ में आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है उसका भी हम स्टैगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम लेके स्टैगर इन्वेस्टमेंट से हम कॉर्पस बढ़ा सकते हैं। क्या है ना, कोई भी चीज खाली बैंक में रख के बढ़ती नहीं है या घर पे रख के बढ़ती नहीं है। इफ यू इन्वेस्ट इट इन अ प्रॉपर वे तो ही उसका ग्रोथ आपको मिलने वाला है। तो क्या दीपाली जी ऐसा हो सकता है कि मानो मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरे पास जैसा फिक्स्ड मंथली इनकम नहीं है, पर मैंने लोन लेके रखे हैं मेरे बिजनेस के लिए, मेरे होम लोन लेके रखा है मैंने, मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेके रखा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा लोन अगर कम होता है, मानो मेरा 1 लाख रुपए का EMI है, वो रिड्यूस होके अगर मानो 70,000 हो गया,
तो वो जो बाकी का 30,000 बचता है उसका मैं SIP कर सकता हूँ, क्या ये पॉसिबल? एब्सोल्युटली, ये बहुत पॉसिबल है, और इसी के लिए ना हमको कस्टमर को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके सैलरीज बहुत अच्छे होने के बावजूद भी उनके इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका जो भी लोन्स है या उनके EMIs है वो कैसे भी लिए हुए हैं, क्रेडिट कार्ड पे खर्चा बहुत रहता है, या ऑन टाइम उसका पेमेंट नहीं होता है, जिसके वजह से इंटरेस्ट और पेनल्टी बहुत ज्यादा चढ़ जाती है। तो इसीलिए ना, अगर किसी का भी अच्छे से अगर क्लाइंट को हम समझ पाए तो हम उनको अच्छे रिटर्न, मतलब उनको एजुकेट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें एक्स्ट्रा पैसा बच सकता है। एज यू राइटली मेंशन कि 1 लाख का अगर 70,000 EMI हो जाता है, बट उसके लिए हमें सब डिटेल्स देख के वी कैन डेफिनेटली रेकमेंड, एंड वी हैव डन इट फॉर n नंबर ऑफ कस्टमर्स। ओके, तो दीपाली, क्या ऐसा हम बोल सकते हैं कि मानो जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर मेरे दांत में दर्द है तभी मुझे रियलाइज होता है कि हाँ मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरे पेट में दर्द है तभी मुझे रियलाइज होता है कि हाँ मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मैं टेम्पररी पिल्स खाती हूँ और वो दर्द ठीक हो जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे पता है कि ये रिटायरमेंट का दर्द मुझे होने वाला है जब मैं खुद 60-65 इयर्स की हो जाऊंगी, तब ये दर्द आने वाला है। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि जब भी मुझे पता है कि दर्द आने वाला है तो मैं अभी से डॉक्टर के पास जाके मेरे इलाज चालू करूं, और वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि मैं वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन SIP या मेरा डेट जो कम करके कुछ पैसा बचाना है वो क्या करना है, वो एक डॉक्टर जो आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट है वो डिसाइड कर सकता है। ग्रेट, एग्जैक्टली। यस। एक और क्वेश्चन मुझे मिस्टर गोडबोले को पूछना है कि सर जी, आपके जैसे बहुत कम लोग हैं हमने जाना कि जो बहुत पहले से प्लानिंग चालू करते हैं, तो आपका क्या इंस्पिरेशन है या आपने ऐसी कौन सी चीज अलग की जो बाकी लोग जनरली दे फेल टू डू दैट? इसमें ऐसा है कि हमारे एक ऑनरेबल डायरेक्टर डॉक्टर देश पांडे थे, वो हमको हमेशा बताते थे कि कीप योर आईज एंड ईयर ओपन। अगर आप आईज और ईयर ओपन रखेंगे तो क्या चल रहा है और मुझे कहाँ जाना है। अगर सक्सेसफुल और हेल्दी लाइफ जीना है, देखो बीमारी तो कैसा आना है अपने को मालूम नहीं, लेकिन उसको प्रोटेक्शन के लिए आजकल ऐसा चल रहा है कि हम समझते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स अकेले रहते हैं, बच्चे चले जाते हैं छोड़ के। देखो मुंबई में रहने वाले पेरेंट्स के बच्चे अगर समझो नागपुर, बेंगलोर, भोपाल में भी गए तो परदेसी हो गया ना, उनके पास तो आ नहीं सकते, तुरंत देख नहीं पाते। तो खुद के पाँव के ऊपर खड़ा रहने के लिए, क्योंकि ये ऐसा एक उम्र आ जाता है कि नहीं, आई वांट टू लिव ऑन माय ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई डोंट वांट एनीबॉडी एनीथिंग। सो तभी ये जब चालू होता है, तभी आईज एंड ईयर अगर ओपन रखेंगे तो ऑटोमेटिक, मैडम बोलता हूँ आपको, ऑटोमेटिक आदमी खुद का सोचना चालू होता है और खुद के लिए खुद का फंड कैसा बनाए आप उसका नॉलेज आता है। अगर पेपर में भी आप पढ़ेंगे, कोई न्यूज पढ़ेंगे, लोक सत्ता, माय टाइम्स, अपने जो न्यूज़पेपर है उसके जो फाइनेंस का जो पेज रहता है उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब रहते हैं, लेकिन वो मन दे के पढ़ना चाहिए। अगर वैसा करेंगे तो अलग का सोचने का जरूरत नहीं मैडम, इट इज जनरल थिंग। अगर हम मार्केट में जाते हैं, सब्जी खरीदते समय ये करते हैं, ट्रेन में प्रवास करते हैं, कहाँ जाते हैं, तभी कैसा अवेयरनेस रखते हैं। जैसे अवेयरनेस अगर रखेंगे तो आसानी होने वाली है। जो बाय नियति से आने वाले उसको हम रुका नहीं सकते, लेकिन मेरे से क्रिएशन जो है तो हम बिल्कुल रुका सकते हैं। और ऐसा एक्सपीरियंस मेरा है, मेरे फ्रेंड्स जो है, लोगों ने देखा है, सीखा है, सुना है, तो वो सुन के ही हमने आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन तुरंत चालू किया, ऐसा नहीं है। बहुत एक आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे छेड़ा है। जैसे पहले का जनरेशन होता था मिस्टर गोडबोले, जहाँ पे माँ बाप किस में इन्वेस्ट करते थे? अपने बच्चे में इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अपना बच्चा विल टेक केयर ऑफ माय रिटायरमेंट।
आज का जनरेशन ऐसा है कि जहाँ पे यू राइटली सेड कि बच्चा परदेश नहीं, वो अगर पूना में भी जाता है तो अपने लिए वो परदेश ही है। तो ये बहुत सीख हम जैसे लोगों को लेनी चाहिए कि आज ही हमें अपने पाँव पे खड़ा रहना है। जो आपने किया, थैंक यू आपका। और मिस्टर देशपांडे, जो आप बोल रहे हैं कि आपके you got inspired from him, it's very important. मुझे आपको ये भी क्वेश्चन पूछना है मिस्टर गोडबोले कि आपने क्या ऑब्स्ट्रैकल फेस किए होंगे आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के दौरान। मतलब आप रिटायरमेंट 2015 में हो गए रिटायर, आपका रिटायरमेंट का पैसा आ गया, अब आपके पास ऐसे कौन से क्वेश्चंस या कंफ्यूजन थे मिस्टर गोडबोले? मैडम उसमें ऐसा एक ये है, फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट। कंफ्यूजन कभी होते हैं जब भी हम आंख बंद करके चलते हैं, बिना रास्ता देख के चलते हैं, तभी कंफ्यूजन होती है। अगर मुझे रास्ता मालूम है कि आगे जाके खड़ा है, आगे जाके मैं स्ट्राइक होने वाला है किसके ऊपर, जिसके ऊपर, तो ऑब्स्टेकल का सवाल ही नहीं आता है मैडम। अगर हम एजुकेटेड हैं, हम खुद को एमए पीएचडी समझते हैं, डॉक्टरेट समझते हैं, ग्रेजुएट समझते हैं समझो, तो इतना तो अपने को ध्यान चाहिए मुझे ऑब्स्टेकल क्या आने वाला है। अगर नहीं है ना, तो हम देखो जो वर्कर रहते हैं, रास्ते का काम करते हैं, सब्जी मंडी में काम करते हैं, उनका आज का ही दिन का उनके पास रहता है। जब तक वो बूढ़े नहीं होते हैं तब तक उनको महसूस नहीं होता है कि अरे मैंने गलत किया। तभी अब दीपाली मांडे में जैसे बोला, तभी SIP 5,000 2,000 से चालू करो, 5,000। तो ऑब्स्टेकल क्या आना है अगर मालूम है अपने को, मुझे मालूम है ऑब्स्टेकल आने वाला है, क्योंकि पक्का, क्योंकि मैडम ये जो है ना, ये जनरेशन और ये सिचुएशन बदलने वाले। हम आप देखो, एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, बीमारी जो कोरोना की बीमारी आई, अपने हमें मालूम था कि अचानक एक दिन मेरे घर में से मेरा पार्टनर जाने वाला है, नहीं मालूम था। एग्जैक्टली। अगर उसका प्रोविजन करते रखते थे, अगर आज जाता है तो कम से कम मैं तो सर्वाइव हो सकता हूँ। तो आगे चल के क्या आने वाला है, इसलिए आइज एंड ईयर ओपन रखना चाहिए। कोई भी संकट, उसको निगेटिविटी थॉट नहीं बोलता हूं मैं, इट इज नॉट अ नेगेटिव थॉट, इट इज अ सेल्फ डिपेंडिंग थॉट्स। सो वी हैव टू गो absolutely upon our self dependency. Yes. If you are of the total opinion that I want to be a self dependent, then everything will come to you with open hands. That I want to say. Yes. So इनका ये कहना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मुझे दीपाली जी से पूछना है कि मिस्टर गोडबोले इज सेइंग कि आपके आईज एंड ओपन ईयर ओपन रखो, इसका मतलब आप एजुकेशन ले लो, अवेयरनेस क्रिएट करो, आप बुक्स पढ़ो, आप आपके न्यूज़पेपर पढ़ो। तो दीपाली जी, आपके लिए क्वेश्चन है, अगर मुझे न्यूज़पेपर और बुक पढ़ने से भी मालूमात नहीं होता है, तो व्हाट आई कैन डू? Is there any financial help available in the market? डेफिनेटली बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब भी हम ऐसे सेशंस लेते हैं, अवेयरनेस सेशन, तो हमें पता चलता है, हर एक जन हमें बोलता है कि आप अगर हमें 10-15 साल 20 साल पहले मिलते तो आज हम सही में करोड़पति होते या अर्ली एज रिटायरमेंट हो सकता था। तो डेफिनेटली पहले के जमाने में उतना अवेयरनेस नहीं था, लेकिन आज कई सारे ऑप्शंस उसके लिए अवेलेबल है, जैसे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, या आप फाइनेंशियल, जैसे हम बीमारी होते हैं तो हम स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाते हैं ना, सभी के लिए हम क्रॉसिंग नहीं लेते हैं। तो वैसा ही ना, अगर हमें अपना फाइनेंस अच्छे से मेंटेन करना है तो फाइनेंशियल डॉक्टर के पास, मतलब जो अभी तो कई सारे अवेलेबल है, पहले ये सब नहीं हुआ करता था, या हुआ भी करते थे तो कहाँ जाके कैसे अप्रोच करने का ये नहीं मालूम था। अभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, तो लेकिन इसमें और एक चीज भी है, क्योंकि बहुत बहुत बार अलग अलग गूगल पे मटेरियल अवेलेबल होता है, तो हो सकता है कि जहां तक मैंने देखा है, जो यंगस्टर्स है, सम टाइम व्हाट दे डू, वो खाली गूगल करके वहां से इंफॉर्मेशन लेके दे टेक द डिसीजंस एंड दे इन्वेस्ट, एंड देन दे रियलाइज कि इट इज नॉट फॉर मी। सो इसी के लिए है ना, अगर फाइनेंशियल डॉक्टर के पास अगर जाके मिलते हैं तो वो गाइड कर सकता है कि कौन सी चीज आपके लिए सुटेबल है। Exactly.
क्योंकि इसमें कैसा है ना कि आपने कि कौन सी चीज आपके लिए सूटेबल है, बिकॉज हम अभी प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, हम इसकी बात करेंगे कि क्या 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 पहले तो चीजें हैं, मैं रिटायर होने के बाद मैं किस किस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, पर ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, क्या ये मेरे लिए सूटेबल है, वो वही लोग आपको बता सकते हैं जो इसमें एक्सपर्ट है, जो यू कैन से इसमें डॉक्टर है, बिकॉज एक ही दवा, एक ही रोग की बहुत सारी दवा है, पर आपको सूटेबिलिटी देख के डॉक्टर सजेस्ट करता है। तो आप ये भी बता रहे हो कि गूगल या यूट्यूब इंक्लूडिंग आवर वेबिनार, ऐसे सब चीजें देख के आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन मत लेना, हम भी यही बोलते हैं। बट टू अंडरस्टैंड इट more or to educate yourself more, you can subscribe to our YouTube channel Shreya Vaidya. इसमें हमने ये लिंक भी हमने आपके चैट बॉक्स में डाली है। इसमें हमने कई सारे टॉपिक्स पे हमने बात की है, जैसे डॉक्टर्स क्या मिस्टेक करते हैं, फिक्स डिपॉजिट अगर आप ले रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, इंश्योरेंस बाय कर रहे हो तो कौन सी 5 चीजें याद रखनी चाहिए, म्यूचुअल फंड क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमने कई सारी चीजों पे, प्रॉपर्टी के बारे में भी हमने डिस्कशन किया है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू दीपाली इज ऑन द प्रोडक्ट्स। जब भी कभी मैं कोई रिटायरी से मिलती हूँ जो 60 प्लस है, उनका एक ही इशू होता है कि श्रेया फिक्स डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गोइंग डाउन, हमें अभी रिस्क नहीं लेना है, तो हमें कहाँ इन्वेस्ट करें। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप वो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बताना कि वो ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है। हम नहीं बोल रहे वो सब में इन्वेस्ट करें, पर क्या क्या एटलीस्ट ऑप्शंस है। बहुत करेक्ट सवाल है, क्योंकि ये कॉमनली आस्क क्वेश्चन होता है लोगों का। ऑफ कोर्स दैट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर एक की रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग होती है। कई बार ऐसे लोग डेफिनेटली बोलते हैं कि हमें भले कम मिलेगा चलेगा, बट वी वांट अ गारंटेड रिटर्न। और कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि मैं जो आज मेरा लाइफस्टाइल है, आई वांट टू मेंटेन सेम लाइफस्टाइल इन फ्यूचर आल्सो। तो फॉर देम दे आर रेडी टू टेक रिस्क, बट रिस्क का भी ना डेफिनेशन अलग है। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट ऑल थिंग्स आर अवेलेबल। इट इज नॉट नेसेसरी, उसमें भी कुछ कम ज्यादा और भी हो सकते हैं। एज यू मेंशन कि फिक्स डिपॉजिट तो कॉमनली नोन है ही, बट करंट सिचुएशन में हम देख रहे हैं जैसे रेट्स नीचे नीचे आ रहे हैं। अभी कुछ कोई भी जब डेट प्रोडक्ट्स है, लाइक एफडी है, पोस्ट ऑफिस है, हमने लास्ट 3-4 सालों में देखा है कि बहुत ग्रेजुअली उसके रेट्स नीचे आए हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि आपका इन्वेस्टमेंट उसमें जीरो हो, बट एट द सेम टाइम आपका पूरा पैसा एक इंस्ट्रूमेंट में नहीं होना चाहिए, वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में। तो व्हाट अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल? म्यूचुअल फंड है। अभी म्यूचुअल फंड में भी देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। डेट फंड्स होते हैं, इक्विटी होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, तो कई सारे। तो उसमें डेट का कॉम्बिनेशन अलग हो सकता है, इक्विटी का। तो एज के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दैट एंड गेट गुड रिटर्न्स एंड कैन मेंटेन सेम लाइफस्टाइल। अभी कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों के डीमैट में शेयर्स होते हैं और वो लोगों को टाइम नहीं मिलता है मैनेज करने के लिए। और अगर ऐसे लोग जिनके पास अच्छा लमसम हो और अगर उनको अच्छा रिटर्न्स भी चाहिए, तो पीएमएस जैसे प्रोडक्ट्स है। दूसरे इंश्योरेंस पेंशन्स होते हैं, तो पेंशन भी एक बहुत अच्छा लाइफ टाइम पेंशन अपॉर्चुनिटीज रहती है। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, लेकिन उसकी जरूरत समझ के, उसका रिस्क एपेटाइट समझ के फिर ही हम डिसीजन ले सकते हैं। टू मेक अ क्विक लिस्ट, दीपाली जी ने बोला कि फिक्स डिपॉजिट जो सबको पता है, फिक्स डिपॉजिट्स अवेलेबल है, कंपनी डिपॉजिट्स अवेलेबल है, बॉन्ड्स अवेलेबल है, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी, पेंशन प्लान्स वो अवेलेबल है, जिसका जिसका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है उनके लिए पीएमएस जैसे या इक्विटी शेयर्स के जैसे ऑप्शंस अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड जो अपने आप में एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड आप बोल सकते हो, वो अवेलेबल है। सो कई सारे प्रोडक्ट्स तो अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि रिटायरीज के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स डिपॉजिट अवेलेबल है, पर ये सब चीजें एज मिस्टर गोडबोले राइटली सेड, आपकी आंख और कान खुली रख के आप
चीजों की जानकारी लेनी है और तभी आपको इन्वेस्ट करना है। एक क्वेश्चन मिस्टर गोडबोले के लिए मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या गोडबोले जी आपने खुद में, ये पर्सनल क्वेश्चन है, आई अग्री, बट क्या आपने कोई रिस्कियर इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर्स हो या म्यूचुअल फंड हो जो रिटायरीज के लिए रिस्की माना जाता है, क्या आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, और अगर किया है तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? मैडम जब भी मैंने आई कैन से जब भी मुझे स्मार्ट वेस्ट में मैंने एंट्री लिया पहला फर्स्ट टाइम, तभी मुझे आपने ही ये बताया कि आप सिंगल एक कोई फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करो, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। सो अगर आपके पास 20 लाख रुपया है, 15 लाख रुपया है, तो 4-5 फंड में डालो, तो रिस्क फैक्टर ना वो 1/5 में गया। तो देखो जिंदगी में गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट तो होने वाला है, लेकिन हम चौथा लाइन में, तीसरा लाइन में चलेंगे तो एक्सीडेंट कम होने वाला है, इतना पक्का। तो ये सोचते समय मैंने ये सोचा कि शायद इसमें एक ऐसा जा सकता है तो मुझे माइनस में जाएगा ही पक्का। अगर 3 में मुझे 10% 15% मिल रहे हैं और एक में मैं डाउन गया तो 9% तो मेरे आए ना। तो रिस्क का मैंने ज्यादा विचार नहीं किया, जैसा आपने मुझे तभी बोला था कि लास्ट कॉलम पे ऊपर ध्यान मत देना। आप आज कितने प्लस में है, कितने डाले, आज कितने हैं आपको, आप जो वेरी मच थैंकफुल टू यू particularly Smart Wealth and Shreya that you are giving every week me an update what is the situation of your fund। तो मैं आपको ही पूछता हूँ मैडम अभी ये डाइवर्सिफाई करना जरूरी है क्या? तो आई दैट ईयर ओपन यहाँ आते हैं हम, श्रेया मैडम मुझे ईमेल भेजती है, मैंने वैसे रखता, ऐसा नहीं करता, डीप स्टडी होता है। मेरे घर में जो वाइफ है वो ठीक से उसके ऊपर पूरा प्योरली ध्यान रखती है, कैसा रखना चाहिए, क्या करेंगे, अभी कॉन्टेक्ट करेंगे, क्या करेंगे। तो रिस्क फैक्टर मुझे नहीं लगा मैडम, बोलता हूँ देखो रिस्क है ही। गोडबोले जी जैसा बताया कि डाइवर्सिफिकेशन से आपका रिस्क कम हो जाता है, बट आज हम ऑलरेडी 45,000 के इंडेक्स पे बैठे हैं। बीच में ऐसा टाइम आया था तब इतना मार्केट ऑलमोस्ट नियरली आधा हुआ था। क्या बिकॉज आपके जैसे लोग जिनके पास अर्निंग सोर्स बहुत लिमिटेड है बिकॉज यू आर नियरर टू रिटायरमेंट, क्या साइकोलॉजिकली वो इफेक्ट नहीं आता है कि बाप रे बाप मेरा पैसा आधा हो गया, अब क्या होगा, क्या करेंगे, किसको फोन करेंगे, इन्होंने तो बोला था ये मत देखो बट एक्चुअली आधा हो गया, अभी मैं क्या करूं? ऐसा नहीं हुआ कभी? एक ही मंत्र बोलता हूं मैं, शांति मंत्र। अगर हमने पीछे मुड़ के देखा तो कितने बार मार्केट डाउन गया, कितने बार मार्केट ऊपर आया। हमने तो ऐसा नहीं कि देखो आपको जब भी बोला कि सब फंड तो डाउन जाने वाले नहीं है, सब नहीं जाने वाले हैं, एक में तो माइनस ही जाने वाला है पक्का। अगर इंडियन इकोनॉमी में अपने ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, सारे वर्ल्ड के लोग मेरे पास आ रहे, मेरे इंडिया में आ रहे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये आई देन ईयर ओपन लगता हूं मैं, तो मेरे को तो 1 रुपये तो मिलेगा कम से कम मैडम इसमें से। सो बिल्कुल हिला नहीं मैं बिल्कुल हिला नहीं। जब भी मार्केट 27,000 पे गया था तभी भी नॉट एट ऑल, पूरा शांति था। ऑफ कोर्स मैं दर्शकों को बताऊं कि वी आर लकी टू हैव इन्वेस्टर्स लाइक मिस्टर गोडबोले। बहुत 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 कम लोगों के हमें फोन कॉल्स आए हैं बिकॉज वी स्ट्रांगली बिलीव इन एजुकेटिंग पीपल। ये जैसे हमने इनिशियली हमारे सब इन्वेस्टर्स को एजुकेट किया था कि प्लीज प्लीज ये चीज नीचे जाएगी, आपने इन्वेस्ट किया है मार्केट में, आप वो +15% भी देखोगे, -15% भी देखोगे। एक ही मंत्र है जो मैंने अभी गोडबोले जी से सीखा है कि शांति, एकदम शांति से बैठो, आपको जरूर उसका फायदा मिलेगा। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, यू कैन सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। हमने बहुत वीडियोस रिलेटेड टू द मार्केट वहां पे हमने डाले हैं। एक चैट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन दिख रहा है, मिस्टर गुरकुटे इज आस्किंग, is it said that after 75 years one should keep money which you have kept after retirement in liquid? Is it correct, Dipali? इसके लिए थोड़ा सा एक बताना चाहूंगी। देखो जब भी हम लोगों ने जिंदगी भर जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमने
कहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, पूरे के पूरे अगर डेट फंड्स में है तो लिटिल बिट एक्सपोजर वी कैन टेक इन इक्विटी. ऑफ कोर्स इक्विटी में भी बहुत सारे ऑप्शंस है. एज वी ऑलवेज मेंशन कि इक्विटी में हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं वी हैव टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल नहीं होता है, इट हैज टू बी अप्रोक्सीमेट 10 years. ये 10 years बताने का रीजन ही ये है कि मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, कभी ऊपर है कभी नीचे है. So to get average good returns, we need that time. But as he mentioned कि जो 75 years के above लोग हैं जिनको who don't know कि अभी आगे कितना लाइफ बाकी है, और या तो जो पैसा है उसका मुझे अच्छा रिटर्न्स भी आना चाहिए, लिक्विडिटी भी होनी चाहिए. तो डेफिनेटली पास्ट आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो एनालाइज करके ही डिसाइड किया जा सकता है वेदर इट हैज टू बी इन लिक्विड फंड और अदरवाइज इन्वेस्टेड फॉर शॉर्ट टर्म होराइजन. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 75 इयर्स हो गया कि आप सब बेच बाच के लिक्विड फंड में बैठो. मेरे ख्याल से अपने कई सारे इन्वेस्टर जो 80-82 है वो भी आज इक्विटी में भी बैठे हैं बिकॉज उनका कैपिटाइट. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कैपिटाइट. मैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है दीपाली, और ये हर एक पर्सन का बहुत फेवरेट कंसर्न है, विच इज टैक्स. तो आप क्या कहना चाहते हो कि कैसे मैं एज अ रिटायरी टैक्स बचाऊं, एक्सपेशली जब मेरा वो रिटायरमेंट ईयर है? ओके, अच्छा सवाल है. एक्चुअली क्या होता है, जिस साल में आप रिटायर्ड हो रहे हो वो साल में आपको बहुत सारे फंड्स मिलते हैं. ग्रेचुटी है, लीव इनकैशमेंट है, पीएफ है, आपका जो भी मतलब अच्छा कॉर्पस कुछ सोसाइटी का होगा या अदरवाइज, तो आपको एक अच्छा लमसम मिलता है. लेकिन इवन हम जब इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं तो इंश्योरेंस में भी मैच्योरिटीज होती है. तो क्या होता है कि हर एक का टैक्सेशन अलग अलग होता है. इट इज नॉट नेसेसरी कि एक तो आप कौन से टैक्स स्लैब में हो, दैट ऑल्सो डिपेंड्स. बट अगर हमें अटमोस्ट केयर लेना है कि हमारा टैक्स भी कम हो. अभी मैक्सिमम टैक्स किसका कटता है? जो मार्च महीने में रिटायर्ड होने वाला रहता है, एंड में जैन फेब मार्च में, तो उनका टैक्स ज्यादा खर्चा होता है. लेकिन जो अप्रैल मई में होने वाला होता है उसको भले अमाउंट बड़े मिलते हैं लेकिन वो साल का सैलरी उसका कम रहता है. तो लेकिन इसमें अपने पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. एटीसी तो एवरीवन नोज कि 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है. उसके साथ में एनपीएस का ऑप्शन अवेलेबल होता है, 50,000 एडिशनल उसमें भी मिलता है. मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम में 30,000 तक बेनिफिट मिलता है. अगर आपका होम लोन चालू है तो होम लोन का भी टैक्स इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, मैक्सिमम अप टू 2 लाख रुपीज. तो ऐसे जो चीजें अवेलेबल है ना, ये सबका हमें फायदा करके लेना है. बहुत बार ना यही चीज मालूम नहीं होती है. व्हेन आई टॉक अबाउट इट, इवन एटीसी 1.5 लाख का मालूम होने के बावजूद भी कभी कभी वो पूरा नहीं होता है. सो वी नीड टू टेक केयर ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो. तो अगेन वी हैव टू गो बैक टू मिस्टर गोडबोले's मंत्रा कि आंख और कान खुले रखो और सब आप ध्यान से करो. माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू मिस्टर गोडबोले कि आपने डेफिनेटली ड्रीम्स देखे होंगे पोस्ट रिटायरमेंट. आपको क्या लगता है अगर आपने प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं किया होता था तो क्या आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता था वो ड्रीम्स में? मॅडम देखो की ऐसा है की मराठीमध्ये एक म्हण आहे, अंथरूण पाहून पाय पसरा. सो मेरा इनकम कितना है ये मुझे मालूम था. मेरा और वाइफ का कितना इनकम, शायद आगे जाके क्या संकट आ सकते हैं ये भी हमने पढ़ा था, देखा है. तो ड्रीम्स ऐसे ये बोलना उचित नहीं है क्योंकि जो बड़ा ड्रीम रखते हैं उनके लिए शायद अच्छा नहीं लगेगा. बड़ा ड्रीम तभी रखते सकते हैं जब हम फ्लाई होने के लिए ग्राउंड तैयार करते हैं, तभी हम फ्लाई होने का कोशिश करते हैं या सपना देखते हैं.
तो हम ग्राउंड तैयार करने के लिए ही हमारा सर्विस का 25 साल गया। मैडम, आई कैन शेयर विथ यू बिकॉज यू आर अ गुड एडवाइजर। मेरे और वाइफ के सैलरी में मैं आज तक 6 घर का मुंबई में टर्नओवर कर चुका हूँ। Super. Six houses. Exactly. That was my big investment and that was big planning from 1999. Till Possible. date. You have been planning it for a longer period. Yes. Excellent. Planning and कहना है हाँ, कि ये अगर प्लानिंग नहीं किया तो बहुत डिफिकल्ट है आपको अच्छे ड्रीम देखना या ड्रीम में सैक्रिफाइस करना। एक्सीलेंट। मुझे और एक क्वेश्चन आपको ये पूछना है। आपने दोनों साइड देखा होगा कि जैसे जो ओल्ड इन्वेस्टमेंट था, जैसे पोस्ट ऑफिस था, किसान विकास था, फिक्स डिपॉजिट था, और अभी एक नया दौर है जिसमें लोग मेडिक्लेम के लिए बहुत ज्यादा सतर्क हो गए हैं या म्यूचुअल फंड्स के लिए। समझ आपको क्या वो डिफरेंस लगता है और आपको किसमें कंफर्ट लगता है, वो क्या है दोनों चीज? सर्टनली मैडम, एडवांस एज में मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। सर्टनली लेट आया ये फील्ड में मैं पक्का, लेकिन बहुत कंफर्टेबल लगता है क्योंकि मेरे पास चॉइस रहता है। मैडम, आपको जहां फंड में इन्वेस्ट करना है वहां चॉइस रहता है। मुझे पोस्ट में ही जाओ, बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रखो, नहीं, मुझे महिंद्रा के पास जाना है, मुझे टाटा के पास जाना है, मुझे एसबीआई में जाना है, मुझे और कहीं फलाना जाना है, मेरे चॉइस के ऊपर मैं जा सकता हूँ। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैडम जैसे बोला, लिक्विड में आपको चाहिए 2 दिन में पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, और क्या चाहिए मुझे, जाना जरूरी भी नहीं पड़ता है। आपके पास मैसेज आता है आपका अकाउंट में इतना डिपॉजिट है, जाओ निकालो, एफडी रखो, घर में लाके रखो। डिपेंड अपॉन यू। सर्टनली एडवांस इज एडवांस ओनली, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पोस्ट में जाने के लिए वो डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ। जाओ, वो भी एक हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ही है, बैंक हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ही है, लेकिन जहां मुझे अभी 7.5%, 7% इंटरेस्ट मिलता था, वो 4% पे आके बैठा है। तो मुझे अच्छा है ना, 7% मिलेगा तो आपकी तरफ से, आई मीन इन्वेस्टमेंट की तरफ से। सो एडवांस इज, देखो मैडम, प्रगति किसको नहीं चाहिए? प्रगति घर में बैठ के एक क्लिक के ऊपर अगर पैसा इन्वेस्ट होता है और मुझे मिलता है। हाँ, कई लोग ऐसे सोचते हैं हमको कुछ नहीं आता है, ये तो हो नहीं सकता मैडम। हमारा ज्ञान लेने का कैपेसिटी कम है, हम नहीं चाहते कि ध्यान ले ले, हेल्प ले लो ना। बाजू में लोग है, ऐसे हर एक आदमी चीटर नहीं रहता है, नहीं तो स्मार्ट वेल्थ है ही, कभी भी जा सकते हो, कभी बोल सकते हो, दे आर हेल्पिंग पक्का। So we are happy that we don't have to actually spend any budget on marketing. We have investor like you, those who do it for us. But मुझे ये एक common आदमी का मैं एक question आपको पूछ रही हूँ मिस्टर गोडबोले, since ये एज में भी आप एक म्यूचुअल फंड की अगर बात करें या इक्विटी की बात करें, आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, हम एक टीवी में एड देखते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, तो क्या आप खुद, आपका पर्सनल ओपिनियन है, आप खुद समझते हो कि म्यूचुअल फंड सही है, या म्यूचुअल फंड सही है उन लोगों के लिए जिन्होंने म्यूचुअल फंड क्या है वो जाना है? इसमें से क्या राइट है? जी, म्यूचुअल फंड क्या है, उसमें एक और भी सेंटेंस आपको मालूम रहेगा कि सब्जेक्ट टू द रिस्क, मार्केट रिस्क, ये भी ध्यान में लेना जरूरी है ना मैडम। वो बोल रहा है खुले से मार्केट रिस्क के ऊपर डिपेंड है, तो अगर रिस्क नहीं लेंगे तो मंगल के हम नहीं पहुंच सकते थे। पहुंच सकते थे नहीं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं, अभी चाइना के ऊपर हमने विक्ट्री लेने का कोशिश कर रहे हैं। क्यों? वी आर टेकिंग रिस्क। इट इज नॉट ओनली दैट गवर्नमेंट विल टेक रिस्क, छोटा छोटा आदमी ने रिस्क लेना चाहिए खुद के डेवलपमेंट के लिए। और देखो म्यूचुअल फंड लास्ट में कहाँ जाता है, हमारे देश के उपयोगी ही आते हैं ना। अभी टैक्स का आपने बात बताया, टैक्स मैडम बोल रही थी, मुझे बोलना नहीं चाहिए था बीच में, लेकिन वो सब मैडम टैक्स लेते हैं तो हमको अच्छे रास्ते चाहिए, हमको एयरपोर्ट चाहिए, हमको अच्छी ट्रेन चाहिए, तो कहाँ से लेंगे, कहाँ लेंगे? एग्जैक्टली, टैक्स तो देना ही है। अगर टैक्स जो देने के लिए मना करते हैं और चोरी करते हैं, वो उनको पहला जेल में डालना चाहिए, क्योंकि टैक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट एंड आवर नेशन। उसको मना करेंगे तो कैसा होता है ना मैडम, ऐसा नहीं अच्छा है, टैक्स तो देना ही चाहिए। तो मिस्टर गोडबोले हैज रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट कि म्यूचुअल फंड सही है, साथ में ये लाइन भी पढ़ो कि इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और रिस्क के बिना हम कहाँ पे भी नहीं जा सकते। एवरी डे हम रिस्क ले रहे हैं,
हम गाड़ी भी चला रहे हैं तो हम रिस्क ही ले रहे हैं। तो हर एक चीज आप जान के करो, वो आपके लिए बहुत खूबसूरत होगा। वी हैव ओनली 4-5 मिनट्स लेफ्ट। एक क्विक क्वेश्चन दीपाली जी आपके लिए, कि कोरोना के टाइम पे हमने ये जाना है कि मेडिक्लेम कितना इम्पोर्टेंट है। मेरा ऑलरेडी मेडिक्लेम अगर कंपनी से है तो क्या मुझे अलग, मैं एक 35 ईयर ओल्ड हूँ और मेरा ऑलरेडी कंपनी ने मेडिकल लेके रखा है, क्या मुझे मेडिक्लेम लेना चाहिए? बिकॉज एक डर है कि रिटायरमेंट के बाद मुझे कौन मेडिक्लेम देगा, तो मैं तब लूं जब मैं रिटायर हो जाऊं या मैं अब भी लूं? व्हाट आई शुड डू? उसका सही आंसर ऐसा है कि भले आपको कंपनी ने दिया हुआ है तो भी आपका पर्सनल मेडिक्लेम होना बहुत जरूरी है। इसका रीजन यही है, अभी हम कोरोना जैसी बीमारी में देख रहे हैं कि कभी कभी एक ही फैमिली के 4-5 लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, और जबकि आपका मेडिक्लेम का जो कवर है वो बहुत लिमिटेड है, तो उसमें आपका पूरा फैमिली का कवर नहीं हो सकता है। वो एक चीज है, तो इसके लिए आपके पास प्रॉपर कवर होना जरूरी है। दूसरा, एट द अर्ली एज आप जितना चालू करोगे उतनी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें कैसा है, आप जब भी कोई भी मेजर बीमारियां होती है, लोगों को पहला तो ये रहता है कि मेरे फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है, या मैं लास्ट 5 साल से भर रहा हूँ लेकिन कभी मेरा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ है, तो इट इज अ वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज वो एक्सपेंस हो गया ना, उसका मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन मैं ऐसा कहना चाहूंगी, जैसा अपना एज बढ़ता है वैसे अपने बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं, एंड स्पेशली आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब 60 के बाद में शुगर, बीपी जैसी चीजें आजकल तो वो अर्ली एज में भी आना चालू हो गई है, ले भी नहीं तभी आपको मिले भी नहीं। तो इसीलिए आप जो जितने जल्दी एज में चालू करोगे इतना अच्छा है। भले आपने 10 साल उसका यूज नहीं भी किया है, 15 साल नहीं भी किया है, लेकिन एक हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है ना, उसका पूरा का पूरा कवर हो जाता है। तो थैंक यू दीपाली फॉर सच अ ग्रेट आंसर। कई सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी रिसीव कर रही हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारे पास कम है, तो मैं सब क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगी। जो हम वेबिनार करते हैं दोस्तों, वो हम हमारे YouTube चैनल पे अपलोड करते हैं, तो अगर आपने मिस किया है या आपको फिर से सुनने हैं या आंसर्स, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर YouTube लिंक जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है हमारे चैट बॉक्स में। यू कैन सब्सक्राइब एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक क्विक क्वेश्चन दीपाली आपके लिए आया है कि मैं रिटायर हो गया हूँ, माई एज इज 65 और मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है मेरा रिटायरमेंट का पैसा, क्या ये सही डिसीजन होगा? दैट ऑल्सो अगेन डिपेंड, अगर इनको मंथली पेंशन आता है फॉर एग्जाम्पल, और इनका मतलब प्रॉपरली सब कुछ सेट है, इनके पास प्रॉपर लिक्विडिटी है, एंड वॉट एवर एक्स्ट्रा ही हैज ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, तो ये सही डिसीजन हो सकता है। बट विदाउट नोइंग हिज बैकग्राउंड ऐसे ही कुछ भी जवाब देना सही नहीं होगा। इसमें एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है, आपके पास जब प्रॉपर्टी लेते हो तो दैट इज अ मतलब वो आज बोला और कल बिका ऐसा नहीं होता है। जब आपको कोई इमरजेंसी आती है तो आपके पास लिक्विडिटी होना भी जरूरी है, लेकिन एज आई मेंशन कि आपके सभी पैरामीटर्स में आपके पास लिक्विडिटी भी है, आपके पास पेंशन है, मंथली इनकम भी आ रहा है, एंड एक्स्ट्रा यू वांट टू, डेफिनेटली you can do that then, but without understanding, It is like going to a homeopathy doctor as we have discussed कि पूरा आप पहले बताओ आपका केस और बाद में डॉक्टर आपको बता सकता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक्सीलेंट दीपाली, मेरे ख्याल से कई सारे लोगों के जो क्वेश्चंस थे हमने आंसर किए हैं। आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन विथ मिस्टर गोडबोले वन क्वेश्चन कि आप गोडबोले जी, हम खुद आपको कई सालों से आप बहुत खूबसूरत एक हैप्पी फाइनेंशियली फ्री रिटायर्ड लाइफ जी रहे हो, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे ऐसे लोगों के लिए जो आज भी रिटायरमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? अब जैसा भी राइटली दीपाली ने बोला, रिटायरमेंट के बाद कई तो फंड हाथ में आने वाला है, देयर प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी और व्हाटएवर इट इज।
तो ऐसा इन्वेस्ट करो। मैं उनको पहला सजेस्ट करूंगा कि खुद का कुछ मत चलाओ, यू गो टू द राइट एडवाइजर। एक ऐसा नहीं जैसा कोटेशन मंगाते हैं मार्केट में से, वो 4-5 एडवाइजर के पास जाओ, उसमें जो बेस्ट है, क्योंकि इतना वर्ष सर्विस करने में आपको कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा ध्यान आया होगा कहाँ इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, मैं तो बोला 65 इयर्स में प्रॉपर्टी, जो मेरा सवाल नहीं है एक्चुअली, लेकिन मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ 65 इज नॉट द एज टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी। यू हैव टू गो टू द राइट फंड्स, से म्यूचुअल फंड से आई मीन लिक्विडिटी फंड्स, और से आज के ये इंटरव्यू में आपको रेडी कैश इतना आपको मिल सकती है ड्यूरेशन ऑफ 2-3 डेज, क्योंकि जैसे बोले संकट कभी आ सकता है मालूम नहीं, उसका पहला सोचना चाहिए। तो ऐसा करके लोगों ने, आपके जैसे लोगों को पास आके एडवाइस लेना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट फॉर मी, एंड देन इन्वेस्ट। एक्सीलेंट। तो एक बहुत खूबसूरत आपको ये एडवाइस मिला है सब लोगों को जो रिटायर के पास में है या वो रिटायरमेंट का सोच रहे हैं। कोई भी डिसीजन लेने के पहले आपको नॉलेज होना जरूरी है। इसके लिए आपको एक एडवाइजर, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। वही इंसान आपको समझा सकता है कि आपको लोन कब लेना है, आपको लिक्विड फंड में कब डालना है, आपको प्रॉपर्टी कब और कैसे लेना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, एक्सेट्रा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप साइमल्टेनियसली, उन्होंने बहुत और भी एक बात कही कि आप 4-5 लोगों से कोटेशन मंगाओ। इसका मतलब क्या है? डू नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट वन पर्सन, गेट द कोटेशंस फ्रॉम 2-3-4 पीपल एंड अपना दिमाग लगा के चूज करो कि कौन मुझे अनबायस्ड एडवाइस दे रहा है। बिकॉज राइट एडवाइजर, राइट डॉक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पूरे लाइफ के लिए। बिकॉज जैसा हेल्थ है वैसा ही वेल्थ है जो पूरे लाइफ के लिए आपको काम आता है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे दोनों गेस्ट का। दीपाली, यू हैव ऑलवेज बीन अ वंडरफुल फॉर स्मार्ट वेल्थ। एंड गेस्ट मिस्टर बोरबोले, आपसे अगर थोड़े भी हमारे दर्शकों ने सीखा तो आपके जैसा ब्यूटीफुल रिटायर्ड लाइफ वो जी सकते हैं। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग स्मार्ट वेल्थ। स्टे होम, स्टे हैप्पी। थैंक यू so much. थैंक यू।